अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की कहानी है हकीकी दोस्त। ये मेरे बचपन की बात है। हम लोग देहाती इलाके से तल्लक रखते हैं। हजारों साल से खेती बाड़ी, दोस्तियाँ, दुश्मनियाँ और लड़ाई झगड़े हमारा काम था। मेरे वालिद इस खानदान के पहले फर्द थे जिन्होंने कारोबार शुरू किया। ये मुख्तलिफ कारोबार करते हुए आखिर में व्यापार में ठहर गए। हमारे शहर में 2 मंडियां थीं, पुरानी मंडी और नई मंडी। हमारा घर इन दोनों मंडियों के दरमियान था। हम एक ऐसे मोहल्ले में रहते थे जो दोनों मंडियों को आपस में मिलाता था। मेरे वालिद ने घर की बैठक को दुकान बना लिया। ये इस मोहल्ले की पहली दुकान थी। लोग मकानों और घरों के दरमियान दुकान देखकर हैरान होते थे, मगर मेरे वालिद डटे रहे। इस दुकान ने आहिस्ता आहिस्ता पूरी गली को मार्केट बना दिया। लेकिन ये मेरा मौजू नहीं। मेरा मौजू इस दुकान का हुक्का है। ये दुकान महज दुकान नहीं थी, ये मोहल्ले की बैठक भी थी, ये पंचायत भी थी और ये मोहल्ले का चाय खाना भी थी। मेरे वालिद फजर के वक़्त दुकान खोल देते थे। हुक्का ताज़ा करके दुकान में रख दिया जाता था। हुक्का पंजाब का सबसे बड़ा समाजी राब्ता है। आप अगर हुक्के के मालिक हैं, आप अगर दिन में 3 बार ये हुक्का ताज़ा कर सकते हैं तो आप जान लें आपका डेरा आबाद रहेगा। मेरे वालिद का हुक्का ताज़ा होता रहता था और गली से गुजरने वाले लोग दुकान पर रुकते थे, हुक्के के पफ लेते थे, गप्पे लगाते थे, चाय या लस्सी पीते थे और अपने अपने कामों के लिए निकल जाते थे। गरीब और अमीर इस हुक्के के लिए सब बराबर थे। ये हुक्का बहुत बड़ी एक्टिविटी था। मेरे वालिद इस हुक्के का बहुत ख्याल रखते थे। इसका पेंदा पित्तल का था। इस पित्तल पर चमड़ा चढ़ा हुआ था। चमड़े को हर 2-3 घंटे बाद गीला कर दिया जाता था। ये गीला चमड़ा हुक्के के पानी को ठंडा रखता था। हुक्के की नलियाँ स्पेशल बांस की बनी हुई थीं। इस बांस पर पित्तल के चमकदार छल्ले चढ़े हुए थे। नली के सिरे पर तंबाकू की तह जम जाती थी। मेरे वालिद 4-5 दिन बाद बारीक चाकू से ये तह साफ करते थे। नलियों में लोहे की तार घुसाकर नलियां भी साफ की जाती थीं। तंबाकू को मर्दान से खुसूसी तौर पर मंगवाया जाता था। तंबाकू के ऊपर गुड़ रखा जाता था। ये गुड़ भी खसूसी होता था। हुक्के की चिलम, हमारे इलाके में इसे टोपी कहा जाता है, गुजरात शहर की खसूसी मिट्टी से बनाई जाती है। ये गुजरात से आती थी। किक्कर की छाल जलाकर चिलम की आग बनाई जाती थी और इस आग को चिलम में भरने के लिए खसूसी चिमटा होता था। वो हुक्का इस दुकान की रौनक था। लोग हुक्के के लिए सारा दिन वहाँ रुकते थे, हुक्का पीते थे और आगे चल पड़ते थे। हमारी दुकान की दूसरी बड़ी अट्रैक्शन टेलीफोन था। ये मोहल्ले का वाहिद टेलीफोन था। चुनाचे लोग फ़ोन करने और सुनने के लिए वहाँ रुक जाते थे। पूरे मोहल्ले ने अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों को हमारा फ़ोन नंबर दे रखा था। हम तमाम भाई स्कूल से वापसी पर टेलीफोन ऑपरेटर बन जाते थे। लोगों के फ़ोन आते थे और हमारे वालिद हम में से किसी न किसी को मोहल्लेदारों का नाम बताकर उसके घर की तरफ दौड़ा देते थे। हम उनके दरवाजे की कुंडी बजाकर ऊंची आवाज़ में नारा लगाते थे, चाचा जी आपका टेलीफोन आया है। और अंदर मौजूद लोग फ़ोन आया
फ़ोन आया के नारे लगाते हुए नंगे पांव दौड़ पड़ते थे। इस फ़ोन और इस हुक्के ने मोहल्ले में एक नई क्लास को जन्म दे दिया। लोग फ़ोन करने और हुक्का पीने के लिए हमारी दुकान पर आते थे और घंटों बैठे रहते थे। ये हमारे वालिद को अपने दुखड़े भी सुनाते थे, ये चाय भी वहीं पीते थे और हमारे वालिद के साथ खाना भी खाते थे। ये उधार भी ले जाते थे और हमारे वालिद को किसी न किसी काम में भी इस्तेमाल कर जाते थे। हम इन लोगों को अपने वालिद का गहरा दोस्त समझते थे। ये हमारे चाचा जी बन चुके थे। हम इनका बेहद एहतराम करते थे। मेरे बचपन की बात है, एक बार मेरे वालिद का गला ख़राब हो गया। गले के अंदर इन्फेक्शन हो गया। तंबाकू बल्कि हर किस्म का धुआं इस इन्फेक्शन के लिए इंतहाई नुकसानदेह था। डॉक्टरों ने वालिद की तंबाकू नोशी बंद करा दी। मैं आपको यहाँ तंबाकू नोशी के बारे में एक दिलचस्प हकीकत भी बताता चलूँ। दुनिया में तंबाकू नोशी की चंद गैर मतबूआ रवायात हैं। सिगरेट नोश दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी शख्स से किसी भी वक्त सिगरेट मांग सकते हैं और दूसरा सिगरेट नोश इनकार नहीं करता। ये तंबाकू नोशी के दौरान अमूमन गप्पे भी मारते हैं। मेरे वाले चेन स्मोकर थे। ये 2012 में मेरे साथ एक बार पेरिस गए थे। जहाज़ में तंबाकू नोशी की इजाज़त नहीं थी। चुनाचे अब्बा जी ने 6 घंटे की फ़्लाइट बड़ी मुश्किल से गुजारी। हम यूं ही एयरपोर्ट पर उतरे, अब्बा जी इमिग्रेशन की सारी कतारें और काउंटर्स रौंद कर बाहर निकल गए। रास्ते में इन्हें जो भी रोकता था ये उंगली से सिगरेट का निशान बनाते थे और गोरा रास्ते से हट जाता था। मैं इमिग्रेशन के मसले हल करके बाहर निकला तो मैंने देखा मेरे वालिद एक गोरे के साथ खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे और इसके साथ गप भी लगा रहे थे। मैं इस अजीबोगरीब तबादला ख्याल पर हैरान रह गया। गोरे का तल्लक ऑस्ट्रेलिया से था। वो इंजीनियर था और शॉर्ट कोर्स के लिए पेरिस आया था। वो अंग्रेज़ी बोल रहा था जबकि अब्बा जी अनपढ़ थे और पंजाबी के अलावा कोई ज़बान नहीं जानते थे। मैं इनके करीब पहुंचा तो मेरी हैरत की इंतहा ना रही। ऑस्ट्रेलियन इंजीनियर अब्बा जी को अंग्रेज़ी में बता रहा था फ़्लाइट बहुत लंबी थी। मैंने 10 घंटे से सिगरेट नहीं पिया। ये सफ़र मेरे लिए बहुत मुश्किल था और अब्बा जी इसे पंजाबी में बता रहे थे। मैंने आखिरी सिगरेट दुबई में पिया। 6 घंटे से सिगरेट के बगैर हूँ और ये सफ़र मेरे लिए बहुत मुश्किल था। दोनों सिगरेट फूंक रहे थे, 2 मुख्तलिफ ज़बानों में गुफ्तगू कर रहे थे और कहके लगा रहे थे। मुझे इस वक्त मालूम हुआ सिगरेट नोश ज़ुबान से बालातर होते हैं। ये मुख्तलिफ ज़ुबानों, इलाक़ों और तहज़ीबों से तल्लुक़ रखने के बावजूद एक दूसरे का मसला समझते हैं। ये सिगरेट की वैल्यू से भी वाकिफ़ होते हैं। डॉक्टर ने जब मेरे वालिद के हुक्के पर पाबंदी लगाई तो ये ख़बर मेरे वालिद के लिए सूरे इसराफील की हैसियत रखती थी। ये परेशान हो गए, लेकिन डॉक्टर का फ़ैसला अदालती फ़ैसला था। मेरे वालिद डिसिप्लिन के इंतहाई सख्त थे। ये जब कोई बात, कोई चीज़ ठान लेते थे तो ये फिर इससे पीछे नहीं हटते थे।
मेरे वालिद ने हुक्के पर पाबंदी लगा दी। हम लोगों ने हुक्का उठाया और गोदाम में रख दिया। यूं दुकान की बड़ी अट्रैक्शन अचानक ख़त्म हो गई। हुस्ने इत्तफाक से इन्हीं दिनों एक्सचेंज की अपग्रेडेशन भी शुरू हो गई और हमारा फ़ोन भी आर्जी तौर पर कट गया। यूं दुकान की दूसरी अट्रैक्शन भी ख़त्म हो गई। इन अट्रैक्शन के ख़ात्मे के साथ ही दुकान के रश में कमी हो गई। लोग दुकान के करीब पहुंचकर मुंह नीचे कर लेते थे और तेज़ तेज़ कदमों से आगे निकल जाते थे। वो लोग जो रोज़ सुबह सवेरे हमारी दुकान पर आकर बैठ जाते थे और इनकी शाम भी इसी दुकान पर होती थी, वो भी अचानक गायब हो गए। हम जिनको वालिद का इंतहाई करीबी दोस्त समझते थे, जो लोग हमारे चाचा जी होते थे, जो गली में दाखिल होकर ऊंची आवाज़ में चौधरी साहब का नारा लगाते थे और जो घंटों हमारे वालिद की तारीफ़ें करते थे, वो सब भी गायब हो गए। हम इनकी शक्लें तक भूल गए। मेरे वालिद सारा दिन दुकान पर अकेले बैठे रहते थे। गाहक आते थे, मुंशी और दुकान के कारिंदे गाहकों को डील करते थे, लेकिन वो लोग भी मेरे वालिद के करीब नहीं जाते थे। वो दूर से इन्हें सलाम करते थे, रसीद बनवाते थे और रुखसत हो जाते थे। मैं इस वक्त प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। मेरे कच्चे ज़हन के लिए ये सूरत हाल हज़म करना मुश्किल था। मैं एक दिन वालिद के पास बैठा और मैंने उनसे पूछा, अब्बा जी, आपके सारे दोस्त कहाँ चले गए? मेरे वालिद ने गौर से मेरी तरफ देखा। मेरी आंखों में उस वक्त आंसू थे। मेरे वालिद ने रुमाल से मेरी आंखें साफ कीं, सर पर हाथ फेरा और बड़े प्यार से कहा, बेटा, ये लोग मेरे दोस्त नहीं थे, ये हुक्के और टेलीफोन के दोस्त थे। हुक्का बंद हो गया, टेलीफोन कट गया, ये लोग भी कट गए, ये भी बंद हो गए। जिस दिन टेलीफोन और हुक्का वापस आ जाएगा, ये लोग भी उस दिन वापस आ जाएंगे। मेरे कच्चे ज़हन ने ये फ़लसफ़ा समझने से इनकार कर दिया। मेरे वालिद ने मेरे चेहरे की गूम गूम पढ़ ली। वो बोले, बेटा, याद रखो, अल्लाह ताला जब आपको कोई नेमत देता है तो ये नेमत अपने साथ नए दोस्त लेकर आती है, लेकिन हम नेमत के इन दोस्तों को अपना दोस्त समझ बैठते हैं। ये हमारी बेवकूफ़ी होती है। ये नेमत जिस दिन चली जाती है, ये सारे दोस्त भी रुखसत हो जाते हैं। मेरे वालिद ने इसके बाद शानदार नसीहत की। उन्होंने फरमाया, बेटा, आपका असल कमाल ये होगा कि आप नेमतों के दोस्तों को नेमतों का दोस्त रहने दो। आप इन लोगों को कभी अपना दोस्त ना बनने दो। तुम जिंदगी में कभी मायूस नहीं होगे। मेरे वालिद ने फरमाया, बेटा, आप कार के दोस्तों को कार का दोस्त समझो, कारोबार के दोस्तों को कारोबार का दोस्त समझो और अपने ओहदे के दोस्तों को ओहदे का दोस्त समझो। इन लोगों को कभी अपने दिल तक ना पहुंचने दो। तुम्हारा दिल कभी जख्मी नहीं होगा, तुम कभी खून के आंसू नहीं रोगे। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। तो मिलते हैं जल्द ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।